नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सिद्धार्थ आपके साथ इस शो में जिसका नाम है गुफ्तगू। जी हाँ, ये वही शो है जिसमें हमने पिछले हफ्ते बातचीत की थी हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हेमंत कुमार शर्मा सर के साथ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ख़ास अनुभवों को आपके साथ शेयर किया था, आपके साथ साझा किया था। आज इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ गई हैं। उनका नाम है डॉक्टर एकता सिंह। डॉक्टर एकता सिंह हमारी शून्य यूनिवर्सिटी की इतिहास की प्रोफेसर है। ना सिर्फ वो इतिहास पढ़ाती हैं, उनकी ख़ास रुचि आर्कियोलॉजी में भी है। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। काफ़ी सारे विज़िट्स, काफ़ी सारे साइट्स पे वो आर्कियोलॉजी सर्वे के लिए जा चुकी हैं। वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगी। उनका आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने का मकसद सिर्फ आर्कियोलॉजी के बारे में बात करना नहीं, या सिर्फ इतिहास के बारे में बात करना नहीं, साथ ही साथ उनके साथ हम बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, जो उनके पैशन, उनके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ टीचिंग में उनका जुड़ाव कैसे हुआ उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर एकता सिंह का। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आप हमारे शो में जुड़ी आज हमारे साथ। एकता, मैं आपके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा इस सवाल के साथ कि इतिहास और आर्कियोलॉजी को अगर हमें सही तरीके से समझना है तो इसकी शुरुआत हमें एज अ स्टूडेंट कहाँ से करनी चाहिए? अगर आपसे पूछूं कि एज अ स्टूडेंट इतिहास में अगर मुझे और विशेष रुचि लेनी है या और गहरा अध्ययन करना है तो उसकी शुरुआत मुझे कहाँ से करनी चाहिए? मेरे ख्याल से कि सबसे पहला तो ये है, अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप 11th-12th में ही आप ऑप्शन में ले सकते हैं हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। बट अगर आपने साइंस भी पढ़ा है 12th क्लास में, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप अंडर ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री ऑनर्स ऑप्ट कर सकते हैं या हिस्ट्री एज अ साइड सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद किया था कि मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया अपने अंडर ग्रेजुएशन में। फिर मास्टर्स में वी हैव दिस ऑप्शन कि हम एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि जानते हैं कि हिस्ट्री जो है 3 भागों में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल। तो अगर आपको आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर आपको आर्कियोलॉजी परस्यू करना है तो आप एंशिएंट और मेडिवल में, अगर आपका मास्टर्स है तो आप आर्कियोलॉजी आगे परस्यू कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा करंट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में तो आप मॉडर्न ऑप्ट कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं। श्रोतागण के लिए आप थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे कि इतिहास और आर्कियोलॉजी में जो समांतर अंतर है वो क्या है? मतलब बहुत लोगों को लगता है कि इतिहास और आर्कियोलॉजी एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय है, जो कि कुछ हद तक है भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग भी होती हैं। बिल्कुल। तो क्या है ऐसा समांतर अंतर, क्या है जिस तरह से अगर एक आम इंसान को समझना हो तो? अगर एक आम इंसान को समझाया जाए तो आर्कियोलॉजी, जिसे पुरातत्व भी कहा जाता है, तो हिस्ट्री तो हम जानते हैं कि फैक्ट्स से है, फिगर से है, इवेंट से है, सीरीज ऑफ इवेंट से है। बट उन इवेंट्स को अगर हम एक सोर्स कहाँ से मिल रहा है, एविडेंस कहाँ से मिल रहा है, और स्पेशली अगर वो हम बहुत ज़्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्कियोलॉजी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो स्पेशली अगर हम प्री हिस्ट्री की टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत पुराना, जिसे हम आदि मानव काल की बात करते हैं, हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन है या अलग अलग सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, तो जो हम सोर्सेज कहाँ से लाते हैं, एविडेंस कहाँ से लाते हैं, हम उन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन की हेल्प से वो एविडेंसेस लेके आते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में एक और डिफरेंस करें तो बहुत सारे जो सोर्सेज है वो मिक्स भी होते हैं। जैसे हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, वो लिटरेरी सोर्सेज में भी आएंगे, हिस्टोरिकल सोर्सेज में भी आएंगे, और वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी आएंगे। तो इस तरीके की अलग अलग वेरिएशंस है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमें बोन्स, स्टोन्स, आपके कॉपर प्लेट्स, ये इनफैक्ट पोलन्स, सीड्स, सील्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब कुछ मिक्स में आ जाता है। और लिटरेरी सोर्सेज जो है वो यूजुअली जो है हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज में आते हैं। एक मेजर डिफरेंस जो हम प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में करते हैं वो ये है कि
जब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो सब प्री हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, जहाँ पे हमें आर्कियोलॉजी हेल्प करती है उनका एविडेंस निकालने में, उनके बारे में इंटरप्रिटेशन देने में कि क्या रहा होगा। और जब से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाते हैं तो वहाँ से हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो इसको एक बेसिक मोटे तौर पे हम रिटन रिकॉर्ड के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं कि जहाँ नहीं अवेलेबिलिटी और जहाँ अवेलेबिलिटी है, तो नहीं अवेलेबिलिटी को हम आर्कियोलॉजी में डाल देते हैं और अवेलेबिलिटी को हम हिस्ट्री में डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं मान रहे हैं, और भी हम अलग अलग चीज़ों को देख के हम आर्कियोलॉजी प्रिडिक्ट कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो एकता सिंह की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई? इतिहास और आर्कियोलॉजी के विषय में इंटरेस्ट आपका कहाँ से जुड़ा? एक्चुअली ये बहुत मेरे लिए फॉर्चुनेट भी रहा और इंटरेस्टिंग भी रहा मेरा सफ़र कि मैंने क्लास 10th एक्चुअली 8th से कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत क्लियर कट थी कि मैं साइंस और मैथ्स तो नहीं पढ़ सकती हूँ। 8th में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आर्ट साइड पढ़ूंगी और आराम से जो है मैथ्स छोड़ना था, सबसे बड़ा टारगेट मेरा ये था। बट कहीं ना कहीं ये हुआ कि मेरे फादर ने कहा कि अगर आपको आर्ट्स ऑप्ट ही करना है तो फिर CBSE स्कूल से क्यों नहीं करते आप। मैं ICC बोर्ड में थी और मेरे स्कूल में आर्ट्स अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला केंद्रीय विद्यालय ONGC ज्वाइन करने का, देहरादून में वो है वो स्कूल। एंड वहाँ पे मैंने आर्ट्स ऑप्ट किया और वहाँ पे मुझे मेरे जो हिस्ट्री टीचर थे, जिनको मैं पूरा श्रेय देती हूँ आज अपना हिस्ट्री में होने का, डॉक्टर HP सिंह, अभी वो केंद्रीय विद्यालय वेस्ट बंगाल में प्रिंसिपल हैं। एंड उन्होंने एक दिन एक वर्कशॉप कराई जिसमें उन्होंने मुझे अभी भी याद है ASI के असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे सर जमाल हसन साहब। अनफॉर्चुनेटली अभी वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो आए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर हमें दिया पैराडाइम शिफ्ट पे कि कैसे आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब चीज़ों के बारे में। तो पहली बार मुझे आर्कियोलॉजी के बारे में तब पता चला, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो चीज़। वो एक वर्कशॉप ऐसी थी जिसने मुझे लगा कि हाँ मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, पता नहीं क्यों। हालांकि मन में एक ये भी था कि UPSC करना है, तो ये एक भी मन में लगा हुआ था कि नहीं UPSC करेंगे। तो आर्कियोलॉजी कहीं ना कहीं जैसे जैसे 12th पास आउट हुई, आर्कियोलॉजी का वो जो थोड़ा सा साइडलाइन हो गया और UPSC पे टारगेट चला गया। उसी के साथ मैंने जो है हिस्ट्री ऑनर्स किया बनस्थली विद्यापीठ से, तब भी UPSC चल रहा था। बट उसके बाद मुझे मौका मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, एंड मैंने वहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ऑप्ट किया। फर्स्ट ईयर में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है, आप ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एकदम से स्पेशलाइजेशन डिवीजन नहीं होता है। पर जब आपका सेकेंड ईयर होता है वहाँ पे आपको ऑप्ट करना होता है अपना स्पेशलाइजेशन। तो मैंने ऑप्ट किया एंशिएंट। उस साल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरा जो पिछला बीता हुआ सपना था आर्कियोलॉजी करने का, कहीं ना कहीं वो सामने आया। बिकॉज मैं बहुत एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट से मेरे प्रोफेसर्स थे, जैसे हमारी प्रोफेसर उपिंदर सिंह हो गई, प्रोफेसर नयनज्योत लहरी हो गए, ठाकरान सर हो गए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वापस आ गई और रिसर्च में इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ से जाग उठा, और UPSC कहीं ना कहीं धुंधला हो गया। तो वो एक रास्ता जो है एक तरीके से कह सकते हैं वो वहीं से ओपन हुआ फिर। हाँ जी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं MPhil के लिए मैंने एंट्रेंस तो दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ उस साल क्लियर। तो एक हर स्टूडेंट की लाइफ में एक फेज़ आता है ना, जब उसे समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी वक्त मेरी नयनज्योत लहरी मैम से बात हुई, एंड आई वाज ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या करना है कैसे करना है। तो शी सजेस्टेड मी कि पहले तो अपना एरिया डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ काम करना है, एंड स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। तो मैं लाइब्रेरी जाने लगी रोज़, और मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा हिमालयाज़ में, बिकॉज मैं खुद एक हिमालयन स्टेट से हूँ, उत्तराखंड। और तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और वहीं मुझे एक किताब मिली जो कि जॉन सार बावर के ऊपर थी, यमुना वैली के ऊपर, प्रोफेसर प्रदीप सकलानी की। तो अब पता चला कि वो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो मैं वो किताब पढ़ ही रही थी, मैंने अपने फादर से ऐसे ही बोला कि पापा ये क्योंकि मेरे फादर भी जो है वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उनको बाई चांस जानते हो, मैं इनसे मिलना चाहूँगी, अब मुझे बहुत अच्छी किताब लगी है। तो ऐसा हुआ भी कि वो उनके जूनियर थे इत्तेफाकन। तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और वो एकदम से उनकी आवाज़ पहचान गए। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, आप घर आइए। तो मैं उनके घर गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्या कभी फील्ड पे गई हो। मैंने कहा बस एक बार एक फील्ड पे गई थी मास्टर्स में, करणपुरा एक हरप्पन साइट थी। तो बड़ा फैसिनेशन हुआ कि यार कैसे इतना बड़ा बड़ा ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ऐसे पूरा ट्रेंच लगाते हैं, कैसे करते हैं। 2 दिन में तो इंसान आर्कियोलॉजी सीख नहीं सकता, लेकिन हाँ इंस्पायर ज़रूर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस साइट की वजह से मैं होगी भी। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुनना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। तो आपका कोई एक पसंदीदा गाना जो हम सुना सकें श्रोताओं को भी, आपको भी, जो आपको सुनना बहुत पसंद हो?
आज सुबह-सुबह जो गाना सुना था वो था लता मंगेशकर का या फिर शायद गीता दत्त का है, ओ सजना बरखा बहार आई। ओके, हाँ जी। राइट, क्योंकि नाइस, मौसम भी कुछ ऐसा ही है यस, बरखा बहार का। या लता मंगेशकर की आवाज़ में हाँ जी। ओ सजना बरका बहार आई। सुन के आते हैं हम बहुत जल्दी वापस। एकता जी के साथ बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू जारी है हमारी, और आगे चलते हुए हम उनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे यानी सिद्धार्थ के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं गुफ्तगू कार्यक्रम में, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर एकता सिंह के साथ, जो अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा कर रही हैं। गाने पे जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे उनके आर्कियोलॉजी और इतिहास से जुड़ने के सफ़र के बारे में, जिसमें वो विस्तार में हमें बता रही थी कि उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई से लेकर यूनिवर्सिटी में आने तक इतिहास और आर्कियोलॉजी को किस तरह अपनी ज़िंदगी से जोड़ा, और उनकी ज़िंदगी में जब आर्कियोलॉजी और इतिहास का मिलन हुआ तो कैसे उनके कैरियर पाथ में एक टर्न आया फ्रॉम यूपीएससी टू रिसर्च के बारे में वो हमें विस्तार पूर्वक बता रही थी। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर एकता सिंह के साथ हम बातचीत जारी रखते हैं। एकता, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल हमारे साथ आते हैं जिसमें हमें लगता है, जो आप थोड़े बहुत देर पहले बात कर भी रही थी, कि हम कंफ्यूज स्टेट में पहुंच जाते हैं कि अब यहाँ से हम करें क्या, राइट। जैसे आपके लाइफ में एक सिचुएशन आई जब आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी अपने करियर पाथ को लेके कि इफ़ नॉट दिस देन व्हाट, राइट, एंड हाउ शुड आई मेक सेंस ऑफ दिस। सो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव आप कैसे निकालते हो? आपका वो मेथड क्या है, मैकेनिज़्म क्या है जब आप कोई कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, या फिर एक ऐसे स्टेट में होते हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूस रिजेक्शंस मिल रहे हैं, या रिजेक्शंस नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्ड द वे वी नो, बट देन जो एक्सेप्टेंस हमें चाहिए अपनी चीज़ों को लेकर वो नहीं मिल रही है, तो अब उसको हम कैसे अपने बेस्ट एंड तक लेके जाएं? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मेरे हिसाब से डिस्कशन ऑलवेज हेल्प मी आउट। जब भी मुझे लगा मैं एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हूँ, तो मैंने अपने आसपास के लोगों से, जैसे मेरे पेरेंट्स सबसे पहले, और अगर मैं प्रोफेशनल उसमें बात करूँ तो अपने मेरे प्रोफेसर्स, मेरे सीनियर्स, मैंने हमेशा उनके साथ डिस्कशन किया, जिसकी वजह से वन और दी अदर वे मुझे पता लगा कि क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं ऑप्शंस देखती हूँ। मैं बहुत ही सर्वाइवल मोड में चलने वाली इंसान हूँ। अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करता तो मैं हमेशा प्लान बी, प्लान सी रखती हूँ, और वो प्लान बी सी आ कहाँ से रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशंस आ रहा है। तो मैं अपने ऑप्शंस देखती हूँ क्या क्या है। ऑफ कोर्स डिसहार्टनिंग होता है कई बार, और रिजेक्शन नॉर्मल है, सबकी लाइफ में आते हैं, मेरे लाइफ में भी बहुत बार आए। बट देन अगर ये नहीं हुआ, थोड़ी देर बुरा माना, ठीक है, बट उसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि ठीक है, ये नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्या करना है। वो एकदम से मेरा जो है दिमाग उस पर ज़्यादा चला जाता है, तो मैं तुरंत काम करना शुरू कर देती हूँ उस चीज़ के ऊपर, उस प्लान के अकॉर्डिंग। हाँ जी, बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। तो आप गाने पे हम जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि आप अपने आर्कियोलॉजी और इतिहास का सफ़र बता रही थी, आप किस तरह से आर्कियोलॉजी और इतिहास की तरफ बढ़ी। आपने टीचिंग में आना कब चुना? बेसिकली कब सोचा कि मुझे अब टीचिंग की तरफ बढ़ना चाहिए? या हाँ जी, तो टीचिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा हुआ पीएचडी के दौरान। मुझे एक दिन मेरे प्रोफेसर ने बोला, वो थोड़े बीमार थे, कि तुम मेरी इस हफ्ते जो है क्लासेस ले लेना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो पहली बार मुझे मौका मिला कि मैं अंडर ग्रेजुएशन की क्लास में जाऊँ और क्लास लूँ। टॉपिक भी मेरे पसंद का था, प्री हिस्ट्री, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया, और पता नहीं कि उस मोमेंट में मुझे लगा कि दिस इज़ इट, मैं यही करना चाहती हूँ। मैंने वो क्लास जो है इतना थॉरली इन्जॉय किया उस चीज़ को, और मैं आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं नेक्स्ट क्लास कब लूँगी। तो रिसर्च तो था ही, हमेशा से पैशन में आ ही गया था जब से मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था। बट वो एक इकलौता ऐसा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि बस ये मैं दोनों साथ में कंटिन्यू करना चाहूँगी। मुझे बहुत इन्जॉय किया मैंने उस चीज़ को, उस पूरे प्रोसेस को। तो जैसा कि हमारी एक कलीग, हमारे साथ बैठी हुई कलीग जो आपसे पूछ रही थी ऑफ एयर कि शुल्ली में आना कैसे हुआ आपका?
शुलिनी सौभाग्य में शुलिनी कैसे आया? शुलिनी एक्चुअली मैं सच में कहूँगी सौभाग्य क्या ही की ही बात है कि यहाँ आना हुआ और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरा जो है तारुफ हुआ। शुलिनी के लिए कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही थी आईसीसीआर के साथ में उस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली आपकी पीएचडी कंप्लीट हो चुकी होती है, प्रोजेक्ट तो कर रहे होते लेकिन आप एक स्टेबल जॉब भी देख ही रहे होते हैं। तो अचानक से मुझे एक दिन मेरा एक फ्रेंड था आर्कियोलॉजी में ही, उन्होंने जो है मुझसे बोला कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, आप अपना सीवी एक बार भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, तो अगर वहाँ पे कुछ बात बन सके तो। एंड इट हैपन्स टू बी कि फिर यहाँ से मुझे कॉल आई और जो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके हेल्प से ही जो है मैं इस यहाँ पे एंट्री मिल पाई। एंड बिकॉज ये हिमाचल में था तो हिमाचल मेरी कर्म भूमि रही है। सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल 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 पहाड़ में, और Archaeological बस sites। बिल्कुल स्पीति भी नज़दीक था यहाँ से, तो मेरे लिए और अच्छा हो गया कि चलो साइड भी जुड़ी रहेगी, टीचिंग भी जुड़ी रहेगी, सब एक साथ चलता रहेगा। और क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है तो मेरे लिए उस तरीके से भी अच्छा हो गया प्रोफेशनली भी। जी बहुत खूब। तो चलिए आगे चलते हैं एक और गाने की ओर। आपकी दूसरी फरमाइश या बहुत ही पसंदीदा गाना जो आपको किसी समय में बहुत मदद करता है। कई बार म्यूज़िक इज़ थेरेप्यूटिक ऑल्सो। सो जैसे हम बात कर रहे थे ऐसे फेज़ की जब कंफ्यूज स्टेट में है, तो ऐसे फेज़ में कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत सूदिंग लगता हो। एक गाना कल रात ही मैं सुन रही थी, वो भी लता मंगेशकर का ही है, अमोल पालेकर की मूवी का, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ। ये बहुत खूबसूरत गाना है। खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया गाना है ये मुझे भी बहुत पसंद है ये गाना। तो चलिए ये गाना सुन के आते हैं श्रोताओं, और बहुत जल्दी हम फिर से जुड़ते हैं आपके साथ और आगे बातचीत को जारी रखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर एकता सिंह के साथ। तो बातचीत को जारी रखते हुए एकता, आपको अपने फुर्सत के समय में या फ्री टाइम में क्या करना पसंद है सिवाय विजिट्स करने के आर्कियोलॉजिकल साइट्स? आई थिंक so far what I have come to know of you like traveling also a lot right? And seeing your Insta profile, I can see very easily and anybody can make out very easily कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आपको पसंद भी है जी। तो ट्रैवलिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत एक्साइटिंग लगती है in terms of exploring new places, finding very insightful things about these places? क्या है ऐसा जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, जो एक तरीके से कहा जाए तो आपके इंटरेस्ट से जुड़ा है? दो तरीके की जगह मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आती है, एक नेचर रिलेटेड जो होती है, तो मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है इसीलिए क्योंकि नेचर में जाके आप बहुत पीसफुल फील कर सकते हैं। आई एम अ डेंड्रोफाइल, मुझे हर तरीके के पेड़ बहुत पसंद है। एंथोफाइल, फूल हर तरीके के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, थोड़ा सा नेचर में वॉक करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर आते हैं, आपको सोचने का मौका मिलता है, रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। एक चीज़ ये। दूसरा, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं हिस्ट्री एंथुजियास्ट हूँ, तो हिस्टोरिकल जगहें मुझे बहुत पसंद है, आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली अगर पुरानी कोई बिल्डिंग है। अगर हम सोलन में ही वॉक करने के लिए निकले तो कितनी ऐसे ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स होती है जो मुझे पता नहीं क्यों बहुत फैसिनेट करती है। कंक्रीट मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बट अगर वो ओल्ड स्कूल है तो वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज़ आई एम अ बिग टाइम फूडी। तो अगर कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो वहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई करे बगैर मैं आ ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ मैं इन सब चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल सही। आर यू अ सोलो ट्रैवलर और बिलीव इन ग्रुप ट्रैवल? बोथ, डिपेंड्स सिचुएशन के ऊपर। ग्रुप में भी मैंने बहुत ट्रैवल किया है और सोलो भी बहुत ट्रैवल किया है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ते हैं। सोलो ट्रैवल करने में और ग्रुप ट्रैवल करने में आपके मुताबिक, मतलब आपके लिए दोनों में क्या फ़र्क है, आपके लिए क्या डिफरेंस लेके आता है? सोलो ट्रैवलिंग में मुझे लगता है कि आप बिकॉज मैं एक एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो आप अपने आसपास के लोगों से बहुत इंटरेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और बहुत कुछ नया जानने को आपको मिलता है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने ट्रेन जर्नीज़ में जो है बस जर्नीज़ में बनाए और आज तक वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कई बार तो कुछ लोग तो 10 साल हो गए, कभी मिले भी नहीं है मैं दोबारा उनसे, लेकिन हमेशा वो एक कनेक्शन बना हुआ है उन लोग के साथ में। ग्रुप ट्रैवलिंग में होता है आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, आपको पता है कि आपके दोस्त हैं साथ में। हाँ, अब हाँ, लेकिन हालांकि उसके अपने मज़े हैं, उसमें आप
आपको होता है कि आप फन में है, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा बेपरवाह भी हो जाते हैं, पड़ा है सामान तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, दोस्त है देख लेंगे। पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ अलग तरीके से ट्रैवल होता है। तो आई थिंक मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, मैं दोनों को इंजॉय करती हूँ। As a woman, do you think solo travel is slightly complex when it comes to traveling in India or abroad? Have you faced any challenges as a single woman traveling alone by herself with her own experiences and own set of mind protections? देखिए, कॉशियस तो रहना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल कॉशियस तो रहना पड़ता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जिससे मैं ये कहूँगी कि नहीं नहीं मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बुरा रहा। हाँ, कई बार आपको आस पड़ोस के लोग आपके ऐसे बैठे होते हैं जो आपको मतलब टच करना चाहेंगे, वो सब करना चाहेंगे, तो देन यू हैव टू बी लाउड अबाउट इट। ऐसा हुआ है कई बार, तो मैं बोल देती हूँ, तो लाइक वो चीज़ें साइड हो जाती है। बट वैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या तो नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा कॉशियस रहो तो ठीक है। बट जैसे स्पेशली अब्रॉड में तो आज सच नहीं कभी कोई प्रॉब्लम आई, इंडिया में भी आज सच नहीं। इनफैक्ट मैं हिमाचल में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और हिमाचल में ज़्यादातर मेरी नाइट जर्नीज़ ही रहती थी, तो मुझे लगता है मेरा तो सारा सफ़र HRTC के भरोसे हुआ है और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नीज़ रही हैं। इसी से एक और सवाल जुड़ा हुआ ये भी है एकता, जो मैं सोच भी रहा था कि आप बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में विजिट्स के लिए जाते हैं, एंड जितना मैंने आपको जाना है और आपके ट्रैवल्स को थोड़ा बहुत देखा है, कई बार उसमें मेल मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, मेल फील्ड मेंबर्स ज़्यादा। वैसे भी आर्कियोलॉजी जैसी फील्ड में आपने खुद ने एक बार बताया था कि women are less into archaeology in comparison to men, right? So do you think that is also a kind of a challenge, first to convince parents that yeah, I'm going for such exploration trip as a single woman, right? And of course second, as for yourself, to find your position in a field which is male dominant at present, to a great extent. देखिए, अगर फैमिली की परमिशन की बात करूँ तो मैं फॉर्चुनेटली बहुत ही लिबरल फैमिली से आती हूँ। मेरे फादर काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, पेरेंट्स दोनों ही काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरे काम को लेकर। और कई बार ऐसे वाक़ये हुए हैं जब मैंने ऑल मेल टीम में काम किया है। इनफैक्ट पहली बार जब मैं, मेरा जो रिसर्च स्टडी एरिया है, स्पीति वैली गई, तो वो ऑल मेल टीम के साथ ही गई थी। तो घर वालों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं थी एज सच, कि ठीक है, दे नो मी एंड दे नो कि शी कैन हैंडल। और एज सच मुझे लगता है इवन जो हमारे मेल कंपेनियन होते हैं, दे आर ऑल्सो सेंसिटिव इनफ, दे नो देयर इज़ अ फीमेल ट्रैवलिंग विद देम, तो वो भी अपनी तरफ से ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा केयरिंग भी होते हैं। कई बार तो कभी कभी हो जाते कोई ऐसे छोटे मोटे वाक़या, बट मेरे साथ फ़िलहाल तो नहीं कुछ ऐसा हुआ। इनफैक्ट मैंने कई बार ऑल मेल टीम में काम किया है। इनफैक्ट अभी कुछ 1-2 साल पुरानी बात है, एक टीम ने मुझे सिर्फ इसलिए मना करने की कोशिश करी कि उन्होंने कहा कि हम तो ऑल मेल हैं, आप अकेले कैसे हमारे साथ मैनेज कर पाएंगी। थोड़ा झगड़ा हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश करी। मैंने कहा दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं एक ऑल मेल टीम के साथ काम करने जा रही हूँ, एंड ये आपके लिए चैलेंज होगा पर मेरे लिए चैलेंज नहीं है, मैं यूज्ड टू हूँ। अब अगर जस्ट बिकॉज मैं फ़ीमेल हूँ और सारे के सारे मेंबर्स मेल हैं, तो क्या मैं काम करना बंद कर दूँगी? आप मेरे जेंडर के बजाय मेरे काम को देखिए। अगर वहाँ आपको दिक्कत लगती है तो आप सवाल कीजिए, बट जस्ट बिकॉज मैं फीमेल हूँ तो आप मुझे इस बेस पे तो नहीं मना कर सकते फील्ड पे जाने के लिए। तो वो समझे उस बात को, एंड मुझे याद है विद इन 2 days दे वर लाइक नहीं, हम वाकई गलत थे। उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो दोबारा कभी किसी लड़की को ये सवाल नहीं करेंगे। तो ऐसा होते हैं, कई बार वाक़ये होते हैं, बट मुझे लगता है मेरे साथ तो ठीक है, अच्छे जो है हुए हैं चीज़ें, तो हाँ अच्छा रहा, लक साथ दिया है कह सकते हैं। बहुत सही जी। चलिए एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपकी एक और फरमाइश जो आपको बहुत पसंद है और हमारे श्रोतागण को भी सुनकर बहुत आनंद आएगा ऐसे गाने से। एक गाना जो मैं हमेशा सुनती रहती हूँ आजकल, जो नया ही है, मलंग सजना बाय सचेतन परंपरा, वो बड़ा मज़ा आता है मुझे सुनने में। चलिए जी, बहुत खूब, सुनते हैं हम ये गाना मलंग सजना। मैं भी पहली बार सुनने वाला हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं बहुत सारे म्यूज़िक सुनता रहता हूँ अलग अलग तरीके के, बट ये गाना मैंने फ्रैंकली नहीं सुना था। चलिए सुनते हैं और जल्द लौट के वापस आते हैं। जी हाँ, तो मैं ये आशा करता हूँ आपको ये गाना तो बहुत ही पसंद आया होगा। मुझे तो पहली बार सुन के बहुत ही अच्छा लगा ये गाना। और चलिए बातचीत को हम आगे जारी रखते हैं।
डॉक्टर एकता सिंह के साथ हम अभी भी जुड़े हुए हैं। एकता, मैं ये जानना चाह रहा था कि एकता सिंह के लिए उनकी जीवन का जो मेन सूत्र है वो क्या है, जो एक एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? वाई एम आई आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज़ बिकॉज एज वॉट आई हैव अंडरस्टूड of you and I have seen you most often is very upbeat, which is good of course, very active, very lively, very bubbly, and so that's the reason I'm asking you कि आपकी strength of energy आप कहाँ से पाते हैं, या किस चीज़ में आप अपनी strength of energy देखते हैं? सर मैं कहूँगी आई एम अ वेरी टास्क ओरिएंटेड पर्सन, और जैसे जैसे टास्क आते रहते हैं वो मैं करती रहती हूँ, तो मैं वो इन्जॉय करती रहती हूँ। तो मुझे लगता है वहीं से मुझे लगता है एक हुआ, चलो दूसरा क्या है, ये हुआ, अभी तीसरा क्या है। तो अगर काम मिलता रहेगा तो मैं वो एनर्जी रहेगी, बट अगर जहाँ लगेगा कि अब कुछ करने को नहीं है तो मैं एकदम लेथार्जिक हो जाती हूँ। तो ये चीज़ है। और अगर और भी सोर्सेज की बात करें तो मुझे योगा बहुत पसंद है। तो कहीं ना, एंड आई एम अ मॉर्निंग पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। रात को 9-10 बजे के बाद मेरा दिमाग भी शायद काम करना बंद कर देता है, तो सुबह जल्दी उठती हूँ और योगा वगैरह फॉलो करती हूँ। थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल को मैं बिलीव करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। बट हाँ, शाम होते होते एनर्जी भी थोड़ा लो हो जाती है, बट टास्क and healthy lifestyle always keeps me up. Yes. And how do you see your career path in times to come? I don't want to sound like a HR person and asking you where do you see yourself 5 years down the line, but my basic question is कि how do you see yourself shaping your professional path from here where you are right now? I think it's quite bright. No, of course it is bright, Yes. no doubt, but then बिकॉज मैं ऐसा हाँ. इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज हम लोग जो है हिमालयन आर्कियोलॉजी पे मैं काम कर रही हूँ, एंड बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में काम करने का। बहुत ज़्यादा लोग इस चैलेंज को, आप जानते हैं हिमालयास में काम करना कोई आसान नहीं है, टेरेन बहुत टफ है, हर कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करता है। और गिवन द टाइम में, इट्स बीन 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स की मैं हिमालयास पे काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत काम करने को बाकी है, अभी तो मैंने बस शुरुआत ही करी है। अगर मैं सिर्फ स्पीति पे भी काम करूँगी ना, तो मुझे लगता है रोज़ कुछ ना कुछ नया जो है मिलने का स्कोप है। तो और उसी के साथ साथ अभी हम लोग जैसे कुछ नया भी कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी के साथ साथ हम आर्कियोजेनेटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, जेनेटिक स्टडी पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है स्कोप नज़र आ रहा है इस चीज़ का। That's great. And what is the idea of inspiration for Ekta? आप किस चीज़ को इंस्पिरेशन मानती हैं, या आप करंटली आप किस चीज़ में अपना इंस्पिरेशन ढूंढ रही हैं, देख रही हैं? इंस्पिरेशन की बात करूँ तो हमेशा एक ज़ील है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल हूँ, तो उसी चीज़ में बस लगे रहते कि कुछ अच्छा करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जैसे मैं स्पीति पे काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि डाउन द लाइन कल को जब रिफ्लेक्ट करूँ अपनी जर्नी को, तो ये लगे कि हाँ, मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया उस सोसाइटी के लिए जहाँ जिनके लिए मैं काम कर रही थी, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो एज अ ओवरऑल मुझे ये लगता है कि हाँ, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है एट द एंड ऑफ द डे। ग्रेट। और टीचिंग की हमने बहुत कम बात की, अपनी पूरी बातचीत में बस थोड़ी बात की कि आप टीचिंग तक कैसे पहुंची। टीचिंग में आप सबसे महत्वपूर्ण और अहम चीज़ क्या मानती हैं? क्लासरूम में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं। एज अ आर्कियोलॉजिस्ट एंड एज अ हिस्टोरियन, what is the best method to teach today's generation, which you think is more apt for you? I think sharing my first-hand experience is always kind of जिसे कह सकते हैं कि इंस्पिरेशनल होता है स्टूडेंट्स के लिए। जब मैं उन्हें एकदम फर्स्ट हैंड एनेक्डोट सुनाती हूँ कि अरे पता है वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो आई थिंक आई बिलीव कि एक्सप्लोर हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हम नॉलेज पाएंगे, और क्लासरूम में उस नॉलेज को हम बता पाएंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही प्रमोट करती हूँ कि बाहर निकलो। किताबों से तो आप बहुत सीखोगे, लेकिन अगर आप बाहर एक्सप्लोर करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और कहीं ना कहीं जब आप दोनों चीज़ों को जोड़ दोगे, एक्सप्लोरेशन को और अपने नॉलेज को, स्टडी बेस को, तो वो और ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा और आपको आगे भी हेल्प करेगा, नॉट जस्ट इन योर करियर बट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी मुझे हेल्प करती है। हाँ जी। आखिरी में, आर यू अ कोट पर्सन who believes in
following some life quotes or some inspirational quotes or some kind of quotes which you like reading Yes, and yes. you know find some insight from, and if so तो ऐसा कोई कोट जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा मैं शेर व शायरिया वगैरह बहुत पढ़ती हूँ, स्पेशली जैसे आपका जश्न रिक्ता वगैरह हो गया, वो साइट्स है, उसमें काफ़ी पोएट्स को मैंने पढ़ा है। तो जैसे एक मैं ये तो याद नहीं आ रहा है कि किसने लिखा है, शायद दाग दहलवी ने या किसी ने तो लिखा है, या बशीर बद्र ने, कि मत कर एक सेकंड क्या था, दो शेर जो मुझे याद आ रहे, एक तो ये कि मत भरोसा कर इन हाथ की लकीरों पर कि किस्मतें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो आप हर चीज़ जो है डेस्टिनी पे नहीं छोड़ सकते हैं, मेहनत हमेशा आपकी जो है आपको कहीं ना कहीं लेके ही जाएगी, सक्सेसफुल बनाएगी। और दूसरा जो है, जो एक्सप्लोरेशन के ऊपर है, एक्सपेरिमेंटल उसके ऊपर है, कि मत डर कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा। मैं शायद सही से बोल नहीं पाई, पर जस्ट यही है उन दोनों चीजों का। जी, तो ये दोनों मैं हमेशा अपने साथ लेके चलती हूँ। विकास दिव्य कीर्ति द्वारा सुना था। जी। ऑफ कोर्स ये किसी का लिखा हुआ है, बट बहुत ही खूब लिखा है। बिल्कुल। हाँ, तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करने से या लाइफ में कभी भी चीज़ों को ट्राई करने से नहीं रुकेगा। अगर ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि इफ नॉट समथिंग और एटलीस्ट द एक्सपीरियंस विल बी देयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एकता सिंह, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे शो पे आई, हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की, बिल्कुल खुलापन, खुले दिमाग और खुले थॉट प्रोसेस के साथ आपने हमारे साथ अपनी बातों को रखा और अपने अनुभवों को हमारे श्रोतागण के साथ साझा किया। चलिए आखिरी में एक चलते चलते एक कोई गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। अपनी आवाज़ में तो खैर आपने मना कर दिया, बट कोई आपका पसंदीदा। तो आपने तो खुद ही मुझे जो है जवाब दे दिया है, वो यही है, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। सो टिपिकल सॉन्ग। चलिए दोस्तों, एकता जी की फरमाइश और ये सुनिए आप गाना, और अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत के साथ जुड़ेंगे, एक नई हस्ती होंगी हमारे साथ, उनके अलग अनुभव, अलग एक्सपीरियंस पे हम बात करेंगे। जैसा कि आपने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा, लास्ट एपिसोड को अगर आपने ध्यान से सुना और इस एपिसोड को अगर आप ध्यान से सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ऑब्ज़र्व तो हुआ होगा कि इस शो में कोई एक सिंगुलर पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो हम सिंगुलर पैटर्न क्यों नहीं रख रहे हैं? सिंगुलर पैटर्न का मतलब है कि हम बहुत रैंडम तरीके से बात कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इस शो का मकसद जो अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके जीवन के अनुभवों को आपके साथ साझा करना तो है ही, साथ ही साथ उनके जीवन से निकली हुई कुछ अलग अलग अहम बातें जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी बहुत आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं अगर आप उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएँ तो। जैसे कि हेमंत सर ने कई सारी चीज़ें अपने लाइफ से जुड़ी हुई शेयर की आपके साथ, जो उन्होंने एक एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ में और आगे चल के वो आपको भी बताया। साथ ही साथ डॉक्टर एकता सिंह ने भी उसी तरह अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें रखी जो उन्हें काफ़ी इंस्पायर करती थी और उन्हें आगे चल के अपने करियर पाथ को शेप करने में मदद भी उन चीज़ों ने की। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये सारी बातों से शायद आपको भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ इंस्पायरिंग लगे या कोई चीज़ से आपको मदद मिल पाए अपने थॉट प्रोसेस को और क्लियरली पुट अक्रॉस करने का। अनुभव तो हम सुन ही रहे हैं, साथ ही साथ ये मकसद भी था। तो मैंने सोचा जाते जाते आपको इस शो का जो मूल मकसद है वो भी बताता चलूँ। तो चलिए अगले हफ्ते इसी वादे के साथ मैं चलता हूँ कि एक और मेहमान के साथ हम जुड़ेंगे और बातचीत जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी।